हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम कुछ पिछले सालों में पूछी गई एरर और इनके साथ जो है इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहली एरर है हमारे पास, ही वाज सो इनइक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। अब यहाँ पर हिंदी देख लेते हैं। इनइक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, जो बहुत सारे क्या क्वेश्चन आंसर करता है। अब वह वाज यानी कि वह था, क्या था, सो इनइक्विजिटिव, वह इतना इनइक्विजिटिव था कि, दैट का मतलब यहाँ पर की से निकालेंगे, ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास, उसने क्लास में जो है बहुत सारे क्वेश्चन खड़े किए यानी कि उठाए। अब यहाँ पर गलती क्या होगी, हमारे बी पार्ट में गलती होगी। क्यों होगी वो देख लेते हैं। यहाँ पर रोज आया है जो कि हमें राइज का सेकेंड फॉर्म है। राइज का मतलब होता है सेल्फ, उठना, तरक्की करना, बढ़ना, ना कि उठाना। तो यहाँ से देख लेते हैं हम, यहाँ पर जो वर्ब यूज की आएगी यहाँ पर आएगा रेज, यानी कि सेकेंड फॉर्म की बात करें तो रेज्ड आएगा। अब राइज और रेज में क्या अंतर होता है उसको देख लेते हैं विद एग्जाम्पल के साथ। तो चलते हैं हम आगे अगली स्लाइड पर। यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से जो है रैम किया है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही है राइज और रेज की। राइज का मतलब इसकी सेकेंड फॉर्म होती है रोज और थर्ड फॉर्म होती है राइजन। मीनिंग की बात करें तो उगना, बढ़ना, उठना, तरक्की करना, यानी कि खुद ब खुद जो चीज़ें होती हैं उसके लिए राइज का प्रयोग करते हैं। जैसे नेचुरल थिंग होती हैं, भूकंप आता है और तूफान आता है, इस तरीके से जो है बहुत सारी जो नेचुरल हैपनिंग्स होती हैं उनके लिए जो है राइज का प्रयोग कर सकते हैं। अब देख लेते हैं रेज। रेज का मतलब होता है यानी कि सेकेंड फॉर्म देखें तो रेज्ड हो जाती है, थर्ड फॉर्म देखें तो यानी कि रेज्ड हो जाती है। मीनिंग की बात करते हैं उठाना। क्या उठाना, मुद्दा, सवाल आदि को उठाने के लिए जो है रेज का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जो बने हुए हैं राइज और रेज के साथ। तो पहला है हमारे पास, स्मोक वाज राइजिंग इनटू द एयर, यानी कि स्मोक धुआं जो है वो हवा में उठ रहा था। राइजिंग मतलब होता है खुद उठना। अब क्या नेचुरल हैपनिंग हो गई यानी कि नेचुरल थिंग हो गई स्मोक, तो इसलिए जो है क्या प्रयोग करेंगे हम, राइजिंग, राइज का प्रयोग किया गया है और पास्ट कंटिन्यूअस में इसको प्रयोग किया गया है। अगला है बबल्स रोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी की सतह पर बबल्स क्या हुए, रोज हुए, उठे। अगला देख लेते हैं, द टाइड रोज एंड फेल, यानी कि टाइड जो है वो उठा और गिरा। अब यहाँ पर फेल से भी जो है बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि फेल को भी देखकर जो है उनके दिल में जो है घबराहट सी होने लगती है। तो फेल को भी जान लेते हैं पूरी तरीके से। फेल जो है यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, FALL, यानी कि फाल होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पर जो है इसकी सेकेंड फॉर्म की बात करें तो सेकेंड फॉर्म तो हमारे पास है ही, क्या है, फेल। अगर थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाता है, FALLEN, फॉलन, यानी कि, और इसका मतलब क्या होता है, गिरना, ना कि गिराना। ये चीज़ जो है आपको विशेषता याद रखनी पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरीके से यूज किया जाता है राइज भी, जिस तरीके से फाल यूज किया जाता है। आगे देख लेते हैं हम, द लैंड राइजेज एज यू मूव अवे फ्रॉम द कोस्ट, जैसे तुम कोस्ट से दूर जाते हो, मूव करते हो, दूर चलते हो, तो लैंड जो है वो क्या करती है, राइज करती है, यानी कि उठती है। एज मीन्स होता है जैसे, कंजक्शन के रूप में जो है एज का प्रयोग किया गया है। अब जो है ये तो हुई वर्ब। अब ये जो है राइज जो है नाउन की तरह भी यूज किया जाता है। किस तरीके से यूज किया जाता है, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल किस लिए है, समझने के लिए, तो समझते हैं फिर। वी वॉच्ड द राइज एंड फॉल ऑफ द वेव्स, यानी कि जो वेव्स थी उनमें जो है हमने क्या देखा, यानी कि उठान और गिराव देखा। द बुक डिस्क्राइब्स द एम्पायर्स राइज एंड फॉल, जो एम्पायर्स का जो क्या राइज है यानी गिरना, और फॉल, सॉरी, राइज माना होता है उठना, और गिरना जो है उसके बारे में जो है ये किताब, यानी किताब जो है बताती है। द मेटेयोरिक राइज ऑफ द इंटरनेट, जो इंटरनेट का जो है उठान किस तरीके का, मेटेयोरिक तरीके का। तो आगे देखते हैं अब यहाँ, अब देखते हैं रेज।
रेज के बारे में देख लेते हैं। रेज योर हैंड इफ़ यू नो द आंसर, अगर तुम आंसर जानते हो तो अपना हाथ उठाओ। रेज योर आर्म्स अबव योर हेड, यानी कि अपने जो आर्म्स हैं यानी कि भुजा जो है उसको जो है अपने हेड से ऊपर उठा लो। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर उठाया। एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देख लिया। लुक अराउंड, लुक अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ देखना। अब लुक से जो है कुछ हम जो है फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। लुक इनटो, लुक इनटो मीन्स होता है जांच करना, जांच पड़ताल करना। जैसे किसी केस में जो है जांच पड़ताल करते हैं उसके लिए जो है लुक इनटो का प्रयोग करते हैं। लुक अप, यानी कि लुक अप का ये प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जैसे कोई डिक्शनरी में किसी वर्ड का मीनिंग देखना होता है वहाँ पर जो है लुक अप का प्रयोग करते हैं। यानी कि किसी वर्ड का अर्थ देखना किसी डिक्शनरी में या किसी किताब में तो लुक अप का प्रयोग करते हैं। लुक आफ्टर इम्पोर्टेंट है। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर तो ये आपने सुना भी होगा। लुक आफ्टर मीन्स होता है किसी की देखभाल करना या किसी की केयर करना। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन का मतलब यही होता है यानी कि किसी को अपने से नीचे समझना। जैसा जो है अमीर जो है वो हम गरीबों को जो है क्या करते हैं, लुक डाउन अपॉन करते हैं, यानी कि अपने से नीचा समझते हैं, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते, उनको नेग्लेक्ट करते हैं। लुक बैक अपॉन, लुक बैक अपॉन का मतलब होता है यानी कि जो पास्ट में तुम्हारे साथ जो बीता है उसके बारे में जो है जब तुम सोचते हो या फिर क्या उस बारे में बात करते हो तो उस सेंस में जो है लुक बैक अपॉन का प्रयोग किया जाता है। लुक आउट, लुक आउट का मतलब क्या होता है भाई, यानी कि सतर्क रहना, अवेयर रहना। लुक फॉर मीन्स होता है खोजना, यानी कोई चीज़ है, कोई वस्तु या कोई चीज़ गुम हो गई है तो उसको खोजने के लिए जो है लुक फॉर का प्रयोग करते हैं। तो लुक से हमने देखे कई सारे फ्रेजल वर्ब्स और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। आगे देखते हैं। सी रेज्ड हर आइज फ्रॉम हर बुक एंड स्टेयर्ड एट हिम, यानी कि उसने जो है अपनी आंखें जो है किताब से उठाई और क्या करना शुरू कर दिया, स्टेयर करना शुरू कर दिया। स्टेयर मीन्स होता है घूरना। एट हिम यानी कि कोई पर्सन होगा, कोई बंदा होगा, ये किसी की बंदी होगी, इस तरीके से मैं एज्यूम करता हूँ, आप भी किसी भी तरीके से एज्यूम कर सकते हो। तो जो है उसने जो है क्या मैं अपनी आंखें जो है किताब से उठाई और क्या मैं क्या करना शुरू कर दिया, घूरना शुरू कर दिया उसके ऊपर। स्टेयर हुआ। अब जो है कुछ वर्ब मैं आपको बता देता हूँ जिनके साथ जो है प्रीपोजिशन ऐट का प्रयोग किया जाता है। जैसा अगर बात करें तो ग्लेयर, ग्लोबर, पीप, गेज, लुक, ग्लिम्पस। तो ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ जनरली जो है क्या प्रयोग किया जाता है, ऐड का प्रयोग किया जाता है जब ये यानी कि वर्ब के तरह यूज की जाती हैं। सेकेंड एरर, ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स वट ब्रॉट अप इन एन अफ्लुएंट फैमिली, यानी कि वो जो है गरीब माता पिता से पैदा हुआ लेकिन जो है उसकी परवरिश कैसे हुई, इन एन अफ्लुएंट फैमिली, यानी कि एक धनी परिवार या संपन्न परिवार में जो है उसकी परवरिश हुई। ब्रॉट अप यानी कि ब्रिंग अप से बना है, सेकेंड फॉर्म इसकी प्रयोग, थर्ड फॉर्म इसकी प्रयोग की गई है। ब्रिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना या एजुकेट करना, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म प्रयोग की गई है। अब गलती जो होगी हमारे ए पार्ट में होगी, गलती जो है हमारे ए पार्ट में है। इसका मतलब ये क्यों है गलती, क्योंकि यहाँ पर जो है वॉन जो आया है ये विथआउट ई वाला आएगा, यानी कि क्या आएगा हमारे पास, वो BORN बोन आएगा जब पैदा करने के सेंस में बात की जा रही है। बियर की बात करें तो यानी ये बियर से बना है ये थर्ड फॉर्म। अब यहाँ से जो है बियर के बारे में भी जान लेते हैं और यहाँ पर जो है किस तरीके से यूज किया जाता है बियर। बेयर, बेयर मीन्स होता है, दो मीनिंग में इसका यूज किया जाता है जब ये वर्ब होती है पैदा करना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वॉर और वॉर। यहाँ पर ई नहीं होता, ई लगा कर दिया जाता है जैसा कि एरर में भी दिया गया है। दूसरा मीनिंग होता है बर्दाश्त करना,
जिसकी क्या में सेकेंड फॉर्म होती है बोर, यानी कि सेकेंड फॉर्म जो है देख सकते हैं आप सेम है, और थर्ड फॉर्म में जो है अंतर होता है, वहाँ पर जो है ई आ जाता है। ई यहाँ पर सही होता है, यहाँ पर ई सही नहीं होता। वहाँ पर पैदा होने की बात चल रही है, यानी कि एरर में जो है पैदा होने की बात चल रही है, तो यहाँ पर जो है हम क्या यूज नहीं कर सकते, ई यूज नहीं कर सकते किसके साथ, वॉन के साथ, क्योंकि सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, बोर्न होती है। अब यहाँ पर जो है बियर से संबंधित कुछ यूजेस होते हैं जब पैदा करने के सेंस में प्रयोग किया जाता है बियर का। अगर पेरेंट से पैदा होता है तो ऑफ का प्रयोग करते हैं, फैमिली में पैदा होता है तो इनका प्रयोग करते हैं, और क्या में किसी चीज़ के साथ पैदा होता है तो विद का प्रयोग करते हैं। अब आ जाते हैं हम फिर से दोबारा से, यानी कि एक बार और नज़र डाल लेते हैं एरर पर। यहाँ पर आया बॉर्न, तो ई हटा देंगे हम, तो एरर होगा हमारे फर्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पर आया ब्रॉट अप, ब्रॉट अप, ब्रॉड अप का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना। तो यहाँ पर जो है ब्रिंग, ब्रिंग से जो है कुछ फ्रेजल वर्ब बनती हैं, उनको भी जान लेते हैं। ब्रिंग अप मतलब होता है यानी कि पालन पोषण करना, यानी कि पालना। अब ब्रिंग से और भी बनती हैं, उनको भी जान लेते हैं। तो पहली है हमारे पास ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है घटित होना या किसी चीज़ के घटित होने का कारण बनना। द एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए पीसफुल सेटलमेंट। एक जो पीसफुल सेटलमेंट है उसको घटित करने के लिए जो है किसने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है हेल्प की, मदद की, क्या लाने के लिए, ब्रिंग अबाउट, यानी घटित करने के लिए। क्या घटित करने के लिए, पीसफुल सेटलमेंट, यानी कि एक शांतिपूर्ण सेटलमेंट घटित करने के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या की, मदद की। और जिस वर्ड का आपको मीनिंग पता ना हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछ लें, क्योंकि यहाँ पर जो है जो बेसिक का मैं वर्ड हैं जो क्या मैं डेली यूजेस किए जाते हैं उनको मैं छोड़ता जा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग माना होता है लाना, आउट माना होता है बाहर, यानी किसी चीज़ को बाहर लाना। तो इसका मतलब यही तो हो गया, जनरली आसानी से याद कर सकते हैं कैसे, ब्रिंग माना लाना, आउट माना बाहर, यानी कोई चीज़ बाहर लाना। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब होता है एक्सप्लेन द मीनिंग, किसी चीज़ का मीनिंग, किसी चीज़ का अर्थ को जो है एक्सप्लेन करना। और दूसरा मीनिंग निकलता है पब्लिश करना, यानी कि कोई चीज़ बाहर लाते हो तो वो पब्लिश ही तो होती है, या फिर क्या मैं तुम्हारे माइंड में जो चीज़ है जो स्टोर किए हो कि किस तरीके से किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो उसको भी बाहर ही लाया जाता है। तो एक्सप्लेन करना या फिर पब्लिश करना, दो मीनिंग निकलते हैं किसके, ब्रिंग आउट के। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन आस्क्ड टू एक्सप्लेन, जब उससे जो है एक्सप्लेन करने के लिए कहा। शी कुड नॉट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द पोएम, यानी कि वह पोएम की मीनिंग को जो है या क्या नहीं कर पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई जब उससे कहा गया। ये इसका मीनिंग है। तो अगला है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग मना लाना, राउंड मना होता है यानी कि अपने चारों ओर, या क्या मैं यानी कि राउंड मना होता है चारों ओर लाना। तो इसका मतलब यही होता है टू मैक वन एग्री, ब्रिंग टू सेंसेस, किसी को होश में लाना या फिर किसी को एग्री कर लेना। एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आई वॉज एबल टू ब्रिंग माई मदर राउंड टू माई व्यूज़ विद ग्रेट डिफ़िकल्टीज, यानी कि मैं योग्य था, क्या करने में योग्य था, टू ब्रिंग माई मदर, मेरी माँ को ब्रिंग करने में, राउंड यानी कि अपनी माँ को मनाने में मैं योग्य था, मैं सक्षम था, टू माई व्यूज़ जो मेरे विचार थे उनसे, विद ग्रेट डिफ़िकल्टीज, और ये कैसा था हुआ, यानी कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी, यानी कि बड़ी परेशानी के साथ। इसका मतलब यही है, पूरा सेंस देखें तो एक बार में, यानी कि मैं अपनी माँ को जो है अपने राय, अपने व्यूज़ से जो है क्या कर पाया, यानी कि एग्री कर पाया, सहमत कर पाया बड़ी मुश्किल से। अगला देखते हैं ब्रिंग अप, जो कि हमने देख लिया है। इसका मतलब क्या होता है, रेयर एजुकेट, फादर्स आर बिगिनिंग टू प्ले ए बिगर रोल इन ए ब्रिंगिंग अप द अप देयर चिल्ड्रन। तो ये एग्जाम्पल जो है मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसकी हिंदी खुद निकालोगे। और क्या मैं यानी कि कहीं पर कन्फ्यूजन हो रहा हो या फिर क्या मैं कहीं पर समझ नहीं आ रहा हो सेंटेंस, तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। तो चलते हैं फिर अगली एरर पर, एरर नंबर 3। तो तीसरी एरर में क्या कह रहा है, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट। तो सेंटेंस का मतलब देख लेते हैं पहले, यानी कि यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी है
उसको स्थापित किया गया था कब? 1950 में स्थापित किया गया था। व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, और जब क्या मैं इंडिया जो है सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था। इन मैनी एस्पेक्ट, बहुत सारे जो है पहलुओं में जो है इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था, बहुत सारे पहलुओं में। तब जो है ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई, यानी कि स्थापित की गई। अब एरर यहाँ पर जो होगा बी पार्ट में होगा। क्यों होगा? यहाँ पर जो है फाउंडेड का प्रयोग किया जाएगा, ना कि फाउंड। फाइंड का मतलब होता है पाना, और जबकि क्या मैं फाउंड का मतलब होता है, फाउंड का मतलब होता है यानी कि स्थापित करना, स्थापित करना। तो यहाँ से देख लेते हैं किस तरीके से यूज किया जाता है फाइंड और फाउंड। फाइंड, फाइंड मीन्स होता है पाना, फाउंड, फाउंड सेकेंड फॉर्म जो हो जाती है फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी फाउंड होती है। अब ये फाउंड जो है क्या बनती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में बनती है। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर देखते हैं। ही फाउंड द आंसर एट लास्ट, और अंत में जो है उसने आंसर खोज लिया। किसी सवाल कर रहा होगा, कोई सवाल का जो है आंसर उसने जो है अंत में खोज लिया। फाउंड, फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना, जबकि बेस फॉर्म की तरह यूज की जाती है। तो सेकंड फॉर्म क्या यूज की जाती है इसकी? फाउंडेड। थर्ड फॉर्म क्या यूज की जाती है? फाउंडेड। तो वहाँ पर जो है फाउंड नहीं आएगा, फाउंडेड आएगा। जब क्या मतलब होता है? स्थापित करना होता है इसका मीनिंग फाउंड का। बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म फाउंडेड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म जो है फाउंडेड हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर द इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड इन 2019, यानी कि 2009 में जो है इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया था। अब फाइंड से जो है एक फ्रेजल वर्ब भी बनती है, जिसका मतलब होता है खोजना या पाना। फाइंड आउट द कल्प्रिट्स वर सोन फाउंड, यानी कि जो कल्प्रिट्स हैं वर सोन फाउंड, और यहाँ पर आउट और कर लेंगे, वो रह गया, उसको लिख नहीं पाया मैं आई थिंक। सो द कल्प्रिट्स वर सोन फाउंड आउट, यानी कि जो कल्प्रिट्स जो है वो जल्द से जल्द क्या कर लिए जाएंगे? खोज लिए गए थे। पास्ट में बात चल रही है और पैसिव बनाया गया है। अगला देखते हैं नंबर 4। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट की, शिकायत की। एज, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स, मेरी रिपीटेड वार्निंग्स के बावजूद भी, क्योंकि मेरी रिपीटेड वार्निंग्स के बावजूद भी, ही फेल्ड टू मैन हिज वे, यानी कि वह अपनी आदत सुधारने में जो है नाकामयाब रहा, फेल्ड रहा। तो यहाँ पर फेल्ड है, यहाँ पर कंप्लेन का प्रयोग किया गया है। कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत, यानी कि नाउन होता है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है वर्ब की, तो वर्ब क्या होगी? कंप्लेन होगी। और सेकेंड फॉर्म क्या होती है? कंप्लेन, और थर्ड फॉर्म भी कंप्लेन होती है। देख लेते हैं कंप्लेन, कंप्लेन होती है वर्ब, कंप्लेन यानी कि सेकेंड फॉर्म, और ये हो गई थर्ड फॉर्म। मीनिंग होता है शिकायत करना। और कंप्लेन ये नाउन होता है, मीनिंग होता है असंतोष का कारण या शिकायत। तो वहाँ पर जो है कंप्लेन नहीं आएगा, क्या आएगा? कंप्लेन आएगा, क्योंकि पास्ट में बात चल रही है तो कंप्लेन का प्रयोग करेंगे हम। तो एरर पहले पार्ट में हो गई। यहाँ पर क्या आएगा? कंप्लेंड आएगा, ना कि कंप्लेंट। अगला देखते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, फेलर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन ए पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। अब ये जो एरर है इसका मतलब ये है कि फेलर जो है, विफलता को अवश्य नहीं रखना चाहिए परमानेंट इफेक्ट। जो परमानेंट इफेक्ट है, प्रभाव है, उसको नहीं रखना चाहिए ऑन ए पर्सन, किसी पर्सन पर। बिकॉज ओनली द सर्वाइव, बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स, क्योंकि जो टफ हैं वो ही सर्वाइव करते हैं। तो इसलिए जो फेलर जो है उसका परमानेंट इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये जो है अवश्यवाद है। इस तरीके से यूज किया गया है। तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, और उसके साथ जो है आपको लिखना है 2-3 मतलब यानी पॉइंट लिखने हैं। अगर आप स्टडी कर चुके हैं पहले या प्रिपरेशन कर चुके हैं इंग्लिश की, तो 2-3 पॉइंट ज़रूर लिखें, और इसमें आप बताएंगे कौन से पार्ट में जो है एरर है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।